हिंदी हॉरर स्टोरीज। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9। आज की ठंडी धुंधली दिसंबर वाली रात में जब शहर की लाइटें भी सर्द हवा में कांपती लगती है, मैं आरजे मोनिका आपके लिए लाई हूं 3 कहानियां। एक लंबी और उसके बाद 2 कहानियां जिनमें डर धीरे नहीं आता, सीधे आपके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर आप अकेले हैं तो कमरे की लाइट थोड़ा तेज कर लीजिए, और अगर आप भी किसी मेट्रो शहर में रहते हैं तो सुनिए, क्योंकि ये सब बहुत संभव है। उस रात मुझे पहली बार लगा शहर में भी भूत होते हैं, और वो गांव के नहीं लगते, वो कॉर्पोरेट जैसी आंखों से देखते हैं। मैं नोएडा के सेक्टर वाले इलाके में काम करती थी। बड़ी आईटी कंपनी, साल के आखिर की ऑडिट और डेडलाइन का ऐसा दबाव कि घर जाने का मतलब भी भूल गए थे। दिसंबर की हवा के साथ धुंध ऐसे घुसती थी जैसे किसी ने बिल्डिंग के अंदर भी पर्दा टांग दिया हो। हमारे ऑफिस का टावर हाई राइज था, शीशा, स्टील, और रात में हर मंजिल पर अलग अलग रोशनी। उस हफ्ते कई लोग छुट्टी पर थे। क्रिसमस और नया साल पास था, तो कैफेटेरिया में छोटी छोटी लाइटें, लाल हरे रिबन और हैप्पी हॉलीडेज वाले बोर्ड टंगे थे। और उसी सजावट के बीच कुछ ऐसा था जो सजावट नहीं था। उस रात मैं और मेरी टीम के 2 लोग, अनुज और फातिमा, देर तक रुके थे। फातिमा मेरे साथ वाली लाइन में बैठती थी, शांत और तेज। अनुज मजाकिया था, लेकिन ऑडिट के दिनों में उसका चेहरा भी सूख जाता था। रात बहुत हो गई थी। बाहर सड़क पर धुंध इतनी थी कि पार्किंग लॉट की लाइटें भी घुलकर सफेद धब्बे बन रही थी। हमारी मंजिल 20वीं थी। रात में पूरा फ्लोर लगभग खाली, सिर्फ हमारी एक लाइन और कॉन्फ्रेंस रूम के कांच के पीछे कुछ कुर्सियां जो सफेद ट्यूबलाइट में नीली सी लगती थीं। पहली अजीब बात बहुत छोटी थी। मैंने अपने मग के पास रखा, स्टेपलर उठाया और वापस रखा, तो वो हल्का सा खिसक कर ऐसे रुका जैसे किसी ने धीरे से धक्का दिया हो। मैंने सोचा हवा होगी, लेकिन ऑफिस में हवा कहाँ से? खिड़कियां बंद, एसी ऑन, और हम तीनों अपनी अपनी स्क्रीन में घुसे हुए। कुछ मिनट बाद फातिमा ने धीमे से कहा, मोनिका, क्या तुमने कॉन्फ्रेंस रूम देखा? मैंने नजर उठाई। कांच के उस पार जो कुर्सियां हमेशा एक तरफ रहती थीं, वो एकदम सीधी लाइन में लग गई थीं। 5 कुर्सियां, ठीक जैसे किसी मीटिंग का इंतजार कर रही हों। मैंने कहा, शायद हाउसकीपिंग वाले। फातिमा ने सिर हिलाया। रात के इस समय, और वो भी ऐसी लाइन, किसी ने टेबल भी नहीं रखा। अनुज ने कुर्सी पीछे की और बोला, अरे यार, ये बिल्डिंग नई है, इसमें कुछ नहीं होता, चलो काम खत्म करो। हम फिर स्क्रीन में लौट गए, और उसी वक्त टावर की उस लंबी खामोशी में एक आवाज आई, कांच पर नाखून घिसने जैसी, धीमी, लंबी, जैसे कोई उंगली से कांच पर रेखा खींच रहा हो। मैंने तुरंत कांच की तरफ देखा। कॉन्फ्रेंस रूम खाली था, लेकिन कांच पर अंदर की तरफ एक धुंधली सी हथेली का निशान उभरा, जैसे किसी ने अंदर से हाथ रखकर सांस से कांच को धुंधला कर दिया हो। मेरे पेट में ठंड उतर गई। फातिमा ने कुर्सी से उठकर पीछे हटते हुए कहा, ये अभी बना। अनुज हंसना चाहता था, पर उसकी हंसी अटक गई। किसी ने कांच साफ किया होगा। मैंने अपनी सांस रोकी। कांच पर दूसरा निशान आया। इस बार उंगलियां लंबी थी, अस्वाभाविक लंबी, और निशान ऊपर से नहीं, नीचे से, जैसे कोई बहुत झुककर कांच को छू रहा हो। ऐसा आदमी नहीं करता, ऐसा कोई औरत भी नहीं करती। ये किसी ऐसे की ऊंचाई थी जो गलत थी। मैंने कहा, हम सिक्योरिटी को कॉल करते हैं। अनुज ने फोन उठाया। नेटवर्क ठीक था। उसने नंबर लगाया, कॉल लगी, और फिर
फोन की स्क्रीन पर बिना कटे म्यूट जैसा सन्नाटा रहा। कोई घंटी नहीं, कोई कनेक्ट नहीं, बस एकदम शांत, जैसे फोन ने किसी खाली जगह पर कॉल लगा दी हो। फातिमा ने मेरी तरफ देखा। रिसेप्शन पर चलते हैं। हम तीनों खड़े हुए। मैंने अपने बैग की स्ट्रैप कसकर पकड़ी और हम मुख्य गेट की तरफ बढ़े। हमारे फ्लोर का कॉरिडोर लंबा था, दोनों तरफ ग्लास पार्टीशन और बीच में लाइटें जो उस रात थोड़ी सी झिलमिला रही थी। मैंने अपने जूते की आवाज सुनी, टक टक टक। फातिमा के कदम धीमे थे, अनुज की सांस तेज, और फिर हमारे पीछे टक, एक कदम, जैसे किसी ने पीछे से चलना शुरू किया हो। हम तीनों रुक गए। मैंने घूमकर देखा, कॉरिडोर खाली, लेकिन कांच के पार्टीशन में हमारा रिफ्लेक्शन था। 3 लोग, और चौथा किसी का चेहरा नहीं, सिर्फ लाल सा कपड़ा, जैसे पुरानी साड़ी की किनारी हमारे पीछे झूल रही हो। मेरी रीढ़ में बिजली दौड़ी। मैंने आंखें झपकाई। चौथा रिफ्लेक्शन गायब। फातिमा के होंठ पट गए, लेकिन आवाज नहीं निकली। अनुज ने फुसफुसाकर कहा, ये किसका रिफ्लेक्शन था? हमने भागना नहीं चाहा, लेकिन हमारे पैर खुद तेज हो गए। लिफ्ट लॉबी तक पहुंचे। लिफ्ट का बटन दबाया। डिस्प्ले पर लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही थी। 19, 18, 17, और तभी हमारे सामने वाली लिफ्ट के दरवाजे पर अंदर से कुछ टकराया। धप धप, जैसे किसी ने अंदर से पूरे शरीर से दरवाजे को धक्का दिया हो। फिर दरवाजे के नीचे से धुंध का एक पतला सा धागा बाहर निकला। ठंडी सफेद धुंध। ऑफिस के अंदर यह संभव नहीं था। डिस्प्ले पर नंबर रुक गया, 15। फिर अचानक 0, और लिफ्ट के दोनों दरवाजे एक साथ डिंग करके खुल गए। अंदर कोई नहीं था, लेकिन लिफ्ट के फर्श पर पानी नहीं, कुछ ऐसा था जो पानी जैसा चमकता था, पर उससे बदबू आ रही थी। पुरानी धूप, गीली मिट्टी और लोहे जैसी। और लिफ्ट की पीछे वाली दीवार पर एक लंबा सा निशान, जैसे किसी ने नाखून से ऊपर से नीचे तक खरोच दिया हो। कांच पर नहीं, मेटल पर, इतना गहरा कि उंगली लगाओ तो कट जाए। अनुज ने कहा, मैं नहीं जा रहा। फातिमा कांप रही थी। मैंने कहा, सीढ़ियां। सीढ़ियों का दरवाजा पास में था, फायर एग्जिट। हम दौड़कर वहां पहुंचे। मैंने हैंडल दबाया, दरवाजा नहीं खुला। मैंने फिर दबाया, फिर भी नहीं, जैसे किसी ने अंदर से लॉक कर दिया हो। पर फायर एग्जिट लॉक नहीं होता, कम से कम नहीं होना चाहिए। और उसी वक्त पीछे कॉरिडोर में धीरे धीरे चप्पल की आवाज आई। चप्पल? ऑफिस में कौन चप्पल पहनकर चलता है? मैंने मुड़कर देखा। कॉरिडोर के आखिर में धुंध के बीच एक औरत खड़ी थी, साड़ी पहने, रंग गहरा लाल, जैसे सूखी हुई मेहंदी का रंग। बाल खुले, गीले और इतने लंबे कि उसकी कमर नहीं दिख रही थी। चेहरा आधा ही दिख रहा था, बाकी बालों में छुपा। और उसके पैर जमीन पर सीधे नहीं थे, उसके टखने उल्टे थे, जैसे पैर पीछे की तरफ मुड़े हों। फातिमा के मुंह से चीख निकल गई और उसी पल ऑफिस की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। पूरा फ्लोर काला, बस इमरजेंसी लाइट का लाल सा ग्लो जो सबको और डरावना बना रहा था। लिफ्ट लॉबी में लाल रोशनी और कॉरिडोर के आखिर में वो लाल साड़ी, जैसे 2 लाल चीजें एक दूसरे को पहचान रही हो। मैंने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। रोशनी की पतली किरण में वो औरत
अब हमारे बहुत करीब थी। ऐसा नहीं कि वो चली, ऐसा लगा कि वो कट हो गई। एक पल दूर, अगले पल पास। उसकी गर्दन थोड़ा झुकी और बालों के बीच से एक आंख दिखी, इतनी काली कि उसमें कोई सफेदी नहीं। और उसकी आवाज आई, बहुत धीमी, तुम लोग यही काम करते हो? ये आवाज औरत जैसी नहीं थी। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई गला भरकर बोल रहा हो, लेकिन अंदर हवा नहीं है। अनुज ने मेरे पीछे छुपते हुए कहा, मोनिका, ये क्या है? फातिमा ने अपनी चाबी जैसे हथियार की तरह पकड़ ली। मैंने कहा, हम निकल रहे हैं, रास्ता दे दीजिए। मुझे खुद पर हंसी आई। मैं किससे सभ्य तरीके से बात कर रही थी? वो आगे बढ़ी। उसकी चप्पल की आवाज नहीं थी अब सिर्फ घिसटने की आवाज थी, जैसे कुछ जमीन पर रगड़ खा रहा हो। और तभी हमारे पीछे लिफ्ट के अंदर से धप, एक जोरदार टक्कर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, जैसे अंदर कोई बंद होकर निकलना चाहता हो। और हर टक्कर के साथ लिफ्ट के दरवाजे के नीचे से धुंध और ज्यादा बाहर निकलती गई। फातिमा ने अचानक कहा, ये अकेली नहीं है। और मैं समझ गई, ये टावर खाली नहीं था। हम सिर्फ इंसानों के हिसाब से खाली थे। मैंने आखिरी बार फायर एग्जिट का हैंडल खींचा और इस बार दरवाजा खुल गया, इतना तेज कि वो दीवार से टकराया, जैसे किसी ने अंदर से हमें अंदर खींच लिया हो। हम तीनों सीढ़ियों में घुस गए। दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया। सीढ़ियों में अंधेरा था। इमरजेंसी लाइटें बस हर फ्लोर पर लाल आंखों जैसी चमक रही थीं। हम नीचे भागने लगे, 20वीं से 19वीं, 18वीं। मेरे जूते फिसलने लगे क्योंकि सीढ़ियों पर पानी नहीं, कुछ चिपचिपा था। और वो गंध, वही गीली मिट्टी और लोहे की। अनुज आगे था, फातिमा मेरे पीछे, और हम भागते भागते एक फ्लोर पर रुके क्योंकि सामने सीढ़ियों के बीच वाले प्लेटफॉर्म पर वही औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, गीले बाल, उल्टे टखने। हम ऊपर से आ रहे थे, वो नीचे से नहीं आई, वो हमारे बीच में थी, जैसे वो सीढ़ियों की जगह में ही रहती हो। मैंने 1 सेकंड में फैसला किया। मैंने रेलिंग पकड़ी और बगल के खुले हिस्से में कूदने की कोशिश की, जहां लैंडिंग प्लेटफॉर्म से दूसरी साइड उतर सकते थे। लेकिन मेरा पैर हवा में गया और किसी ने मेरी एड़ी पकड़ ली। मैंने नीचे देखा, बाल, काले गीले बाल मेरे पैर के चारों तरफ लिपटे थे जैसे रस्सी, और वे बाल खींच रहे थे। मेरी चीख बाहर नहीं निकली, गला जैसे बंद। मैंने रेलिंग को दोनों हाथों से पकड़ लिया। अनुज ने मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की। फातिमा ने चाबी से बालों को मारना शुरू किया और बाल जैसे जीवित हों फिसलकर उसके हाथ पर चढ़ गए। फातिमा चीखी। उसकी कलाई पर लाल निशान उभर आए, जैसे किसी ने अंदर से नाखून गड़ा दिए हों। मैंने पूरी ताकत से पैर झटका और उसी पल बाल छूट गए। मैं गिरते गिरते बची और प्लेटफॉर्म पर आ गई। हम तीनों पीछे हटे। वो औरत अब बस 1 कदम दूर थी। उसने अपना चेहरा थोड़ा ऊपर किया, बाल हटे। उसका चेहरा इंसान जैसा नहीं था। चेहरे पर त्वचा थी, लेकिन जैसे महीनों से उस पर हवा नहीं लगी। और उसके होठ मुस्कुरा रहे थे, पर मुस्कान खुशी वाली नहीं। मुस्कान ऐसी जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम समझे। और तभी सीढ़ियों की दीवार पर टंगी इमरजेंसी घंटी अपने आप बजने लगी, तेज, कान फाड़ देने वाली। और उसी शोर में वो औरत पीछे चली गई, लेकिन पैरों से नहीं, वो दीवार में घुल गई, जैसे धुंध कांच में घुल जाती है। हम तीनों कुछ सेकंड वहीं खड़े रहे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लगा अभी बेहोश हो जाऊंगी। और फिर नीचे से
असली कदमों की आवाज आई। सिक्योरिटी। 2 लोग ऊपर भागते आए, टॉर्च हाथ में। उन्होंने हमें देखा तो चौंके। मैम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अलार्म क्यों बज रहा है? मैंने उनके चेहरे देखे, उनके पीछे देखी। दीवारें, सीढ़ियां, सब सामान्य। मेरे पैर अभी भी कांप रहे थे। फातिमा की कलाई पर लाल निशान अभी भी थे। अनुज की शर्ट पर धुंध की नमी थी, जैसे किसी ने उस पर ठंडी सांस छोड़ी हो। मैंने कहा, हम ऊपर थे, कॉन्फ्रेंस रूम। सिक्योरिटी वाला बीच में बोला, मैम, 20वीं मंजिल? वहां तो आज कोई नहीं होना था। और वहां तो। उसने बात रोक दी। उसके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे उसने कुछ याद किया हो। मैंने कहा, वहां क्या? वो धीरे बोला, मैम, वहां पिछले महीने एक लेडी गिर गई थी, रात में। अकेली थी, साड़ी पहनकर आई थी किसी से मिलने। मेरी सांस रुक गई। वो आगे बोला, कैमरे में वो ठीक से नहीं दिखी, धुंध थी, पर लोग बोलते हैं उसके पैर अजीब थे। मैंने अपना मुंह बंद रखा, क्योंकि अगर मैं बोलती तो शायद रो पड़ती या शायद चीख पड़ती। उस रात हम नीचे आए। बिल्डिंग के बाहर धुंध थी और पार्किंग लॉट की सफेद लाइट में मेरी आंख ने कुछ पकड़ा। मेरी कार की विंडशील्ड पर अंदर से एक हथेली का निशान था, लंबी उंगलियां, और नीचे एक लाल सा धागा, जैसे साड़ी का एक छोटा टुकड़ा फंसा हुआ। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और रेडियो अपने आप ऑन हो गया, एक फ्रीक्वेंसी पर, बस सांसों जैसी आवाज। और फिर एक धीमी फुसफुसाहट, तुम लोग यहीं काम करते हो? मैंने उसी वक्त रेडियो ऑफ किया और अगले दिन मैंने रिजाइन डाल दिया। पर सच ये है, मैंने ऑफिस छोड़ा, वो आवाज नहीं। आरजे मोनिका, अगर आप इस समय किसी ऊंची बिल्डिंग में किसी खाली फ्लोर पर बैठे हैं तो एक बार कांच में अपना रिफ्लेक्शन देख लीजिए। और अगर आपके पीछे कोई चौथा दिख जाए तो दौड़िए मत, क्योंकि कुछ चीजें दौड़कर भी पकड़ लेती हैं। अब दूसरी कहानी, और इसमें धुंध सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होगी। शहर की ट्रेन, और उस ट्रेन में एक सीट जो किसी के लिए खाली रखी जाती है। रात के 10 बज चुके थे। मुंबई की हवा दिसंबर में भी नम रहती है, लेकिन उस रात ठंड अलग थी। समंदर की ठंड नहीं, किसी बंद कमरे की ठंड। मैं वर्ली के एक मीडिया ऑफिस में काम करती हूँ। साल के आखिरी हफ्ते में शूटिंग, एडिटिंग, क्लाइंट की मीटिंग, सब एक साथ। उस दिन ऑफिस में क्रिसमस की छोटी छोटी लाइटें लगी थी। लोग हंस रहे थे और मैं बस घर जाना चाहती थी। मैं लोअर परेल स्टेशन से ट्रेन लेने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर भीड़ थी, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां धुंध बैठी थी, जैसे कोई जानबूझकर वहां रोशनी नहीं जाने देता। मैंने ईयरफोन लगाया, पर कुछ अजीब हुआ। फोन की म्यूजिक चल रही थी, पर कानों में आवाज नहीं आ रही थी, जैसे हवा ने मेरे कान बंद कर दिए हो। ट्रेन आई, मैं डिब्बे में चढ़ी, लेडीज कंपार्टमेंट। आधी सीटें खाली। मैंने सोचा, इतना खाली मुंबई में? मैं बैठ गई। मेरे सामने की सीट पर एक लड़की थी, कॉलेज वाली लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और आंखें नीचे कर ली। उसके हाथ में फूलों की छोटी माला थी, सफेद। मैंने कहा, कहाँ जा रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस माला को कसकर पकड़ा। ट्रेन चली, अगला स्टेशन। कुछ लोग उतरे, कुछ चढ़े, लेकिन मुझे धीरे धीरे एहसास हुआ, इस डिब्बे में कोई भी बात नहीं कर रहा, ना फोन पर, ना आपस में। सब चुप, और सब एक ही तरफ देख रहे थे, डिब्बे के आखिरी दरवाजे की तरफ। मैंने भी देखा, दरवाजा खुला था, पर हवा नहीं आ रही थी, और उस दरवाजे के पास एक सीट खाली थी।
एकदम साफ, जैसे किसी ने उस सीट को छूने तक से मना किया हो। ट्रेन में एक झटका लिया, लाइटें हल्की सी डिम हुई और उसी पल मुझे लगा किसी ने मेरे कान के पास सांस ली। मैं झटके से पलटी, पीछे कोई नहीं, लेकिन मेरे बाल ऐसे उठे जैसे किसी ने उंगलियों से उन्हें ऊपर किया हो। मैंने अपने बैग की चेन पकड़ी और तभी सामने वाली लड़की ने पहली बार बोल दिया, बहुत धीमे, मैम उस सीट को मत देखो। मैंने कहा, क्यों? वो बोली, वो उसे पसंद नहीं कि कोई उसे देखे। उसकी आवाज ऐसे कांप रही थी जैसे वो लाइन बार बार दिमाग में बोल चुकी हो। मैंने हंसने की कोशिश की। कौन? लड़की ने नजर उठाई। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो रो चुकी हो। उसने बस इतना कहा, लाल साड़ी। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई, क्योंकि मुझे अचानक वो पहली कहानी का कॉरिडोर याद आ गया और मैं उसे याद नहीं करना चाहती थी। ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकी, दरवाजे खुले, लेकिन कोई उतरा नहीं और कोई चढ़ा नहीं। प्लेटफॉर्म पर लोग थे, मैं देख सकती थी। स्टेशन की लाइट, पोस्टर, कुछ लोग चलते हुए। पर हमारे डिब्बे के सामने जैसे एक पतली सी दीवार थी। लोगों ने हमारे डिब्बे की तरफ देखा तक नहीं। मैं उठी। मैंने सोचा, मैं उतरती हूं, अभी उतर जाऊंगी। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी और उसी वक्त डिब्बे के आखिरी दरवाजे से चप्पल की आवाज आई, धीमी, टक टक, और फिर घिसटने की आवाज, जैसे साड़ी का पल्लू जमीन पर घिसट रहा हो। डिब्बे की सारी औरतों ने एक साथ सिर झुका लिया। कोई भी ऊपर नहीं देख रहा था, कोई भी सांस भी नहीं ले रहा था। जैसे सबने तय कर लिया हो, अगर हम उसे न देखें तो वो हमसे कुछ नहीं करेगी। मैंने भी नजर नीचे कर ली, लेकिन मेरे पैर जम गए, क्योंकि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे ठीक सामने खड़ी है और उसकी ठंड मेरी त्वचा को छू रही थी। ऐसी ठंड जो हवा की नहीं होती, ऐसी ठंड जैसे किसी ने फ्रीजर से हाथ निकालकर आपकी गर्दन पर रख दिया हो। मैंने धीरे धीरे नजर ऊपर उठाई और मैंने वही देखा जो नहीं देखना चाहिए था। लाल साड़ी, मिट्टी के दाग, गीले बाल और साड़ी के नीचे पैर नहीं, बस एक काली सी छाया जो जमीन से जुड़ी नहीं थी, जैसे वो चल नहीं रही, तैर रही हो। उसने अपना चेहरा थोड़ा झुकाया और बालों के बीच से एक काली आंख मेरी आंखों में घुस गई। उस पल मुझे समझ आया, ये भूत नहीं था, ये यात्री था। ये ट्रेन की तरह ही किसी के पीछे पीछे चलता रहता था। वो मेरे बहुत पास आई और उसके बाल मेरे हाथ पर रेंगने लगे जैसे कीड़े। मैंने हाथ झटका पर बाल चिपक गए। मैं चिल्लाई पर आवाज बाहर नहीं निकली। डिब्बे में किसी का मुंह नहीं खुला, सबके होठ बंद थे, जैसे आवाजें लॉक हो गई हों। और तभी ट्रेन के ऊपर लगे हैंडल अपने आप हिलने लगे, थप थप थप, एक के बाद एक, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें जोर से झुला रहा हो। लाल साड़ी वाली मुस्कुराई और उसके बाल अब मेरे गले की तरफ बढ़े। उस पल मैंने कुछ किया जो मैं कभी नहीं करती। मैंने अपने बैग से छोटा सा टॉर्च निकाला। मैं अक्सर रात में घर लौटती हूं, इसलिए रखती हूं, और सीधा उसकी आंख पर रोशनी मारी। रोशनी पड़ते ही वो पीछे नहीं हटी। उसकी त्वचा चमकी नहीं, उसकी त्वचा में जैसे छेद छेद से धुआं निकला और उसके चेहरे पर अचानक एक दूसरा चेहरा उभर आया, एक सामान्य महिला का चेहरा जो रो रही थी।
जैसे दो चेहरे एक दूसरे के ऊपर चिपके हों। और फिर ट्रेन की इमरजेंसी चेन अपने आप खिंच गई। पूरा डिब्बा झटका, ब्रेक चीखा, लाइटें बुझ गईं। और जब लाइटें वापस आईं, वो सीट जो खाली थी अब खाली नहीं थी। उस सीट पर एक औरत बैठी थी, लाल साड़ी, उसकी गोद में वही सफेद फूलों की माला, और सामने हमारी लड़की अब मेरी सामने वाली सीट पर नहीं थी। मैं घबराकर इधर उधर देखने लगी। कोई नहीं बोल रहा था, बस कुछ औरतें अपने हाथों से आंखें ढके हुए थीं। ट्रेन रुकी। स्टेशन का नाम बोर्ड पर चमक रहा था, पर बोर्ड पर अक्षर धुंधले थे, जैसे कोई पढ़ने नहीं देना चाहता। दरवाजे खुले और पहली बार एक औरत ने मेरी बाह पकड़कर कहा, मैम उतर जाओ, अभी उतर जाओ। मैं उतर गई। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही आवाजें वापस आ गईं। लोग बोल रहे थे, फोन बज रहे थे, स्टेशन सामान्य था। मैंने पीछे देखा। लेडीज कंपार्टमेंट सामान्य, कोई लाल साड़ी नहीं, कोई माला नहीं, लेकिन मेरी बाह पर जहां बाल चिपके थे वहां छोटे छोटे लाल निशान थे, ठीक वैसे जैसे किसी ने अंदर से नाखून गड़ा दिए हों। मैं घर नहीं गई। मैं सीधे स्टेशन से बाहर निकलकर ऑटो में बैठी और अपनी दोस्त को कॉल किया। उसने कहा, तुम्हारी आवाज ऐसी क्यों है, तुम रो रही हो? मैंने कहा, मैंने ट्रेन में। और तभी मेरे फोन की लाइन में धीमी फुसफुसाहट आई, उस सीट को मत देखो। मैंने फोन फेंक दिया और ऑटो वाले ने पीछे मुड़कर कहा, मैडम आप ठीक हो? आपकी कलाई खून। मैंने नीचे देखा। मेरे नाखूनों के नीचे मिट्टी थी, गीली मिट्टी, जैसे मैंने किसी कब्र को छुआ हो। आरजे मोनिका। मुंबई की ट्रेनें तेज है, पर कुछ यात्री उससे भी तेज। और अगर किसी डिब्बे में एक सीट हमेशा खाली रहती है तो समझिए वो खाली नहीं है। अब आखिरी कहानी। ये सुपर एक्सट्रीम है और इसमें डर बाहर नहीं होगा, आपके अपने घर के अंदर होगा। एक हाई राइज अपार्टमेंट और एक बंद डक्ट जिसे खोलना नहीं चाहिए था। मैं पुणे के एक आईटी पार्क के पास एक नए हाई राइज अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। नया साल पास था तो सोसाइटी में लाइटें लगी थीं। लॉबी में क्रिसमस ट्री जैसा सजावट और गार्ड का मुस्कुराता चेहरा। मैंने सोचा था यहां सब सुरक्षित होगा। ऊपर का फ्लोर, अच्छे लोग, कैमरे, सिक्योरिटी। मैं अकेली रहती थी काम की वजह से, और दिसंबर की रातें पुणे में सूखी और ठंडी होती हैं। ऐसी ठंड जो दीवारों से टकरा कर वापस आती है। पहली रात सब ठीक था। दूसरी रात मुझे लगा किसी ने किचन की प्लेट हल्की सी खिसकाई। मैंने सोचा हवा। तीसरी रात मेरे बेडरूम के दरवाजे पर अंदर की तरफ नाखूनों के निशान दिखे। मैंने सोचा शायद पुरानी खरोच होगी। मैंने खुद को समझाया। लेकिन चौथे दिन बिल्डिंग के मेंटेनेंस वाले आए। बोले, मैम आपके फ्लैट के वेंट डक्ट से बदबू आ रही है, हमें खोलना पड़ेगा। मैंने कहा, खोल दो। मैं क्या जानती थी कि कुछ चीजें खोली नहीं जाती। उन्होंने लिविंग रूम के ऊपर फॉल्स सीलिंग के पास वाला वेंट खोला। जैसे ही स्क्रू निकले, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे पर आया, और उस हवा के साथ मिट्टी की गंध, गीली मिट्टी। मैं तुरंत जम गई, क्योंकि वही गंध मैं पहले भी महसूस कर चुकी थी। मेंटेनेंस वाला बोला, मैम अंदर बहुत गंदगी है, कोई कपड़ा भी फंसा है। उसने टॉर्च डाली और अंदर लाल रंग का कपड़ा, पुरानी साड़ी का पल्लू डक्ट में फंसा हुआ था। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने कहा, इसे मत छुओ, पर उसने छू लिया, और उसी पल डक्ट के अंदर से किसी ने उसके हाथ को जोर से खींचा। वो चीखा, उसकी कोहनी सीलिंग से टकराई। दूसरा आदमी उसे पकड़कर खींचने लगा
और अंदर से बाल बाहर निकले, काले गीले बाल, इतने कि वो वेंट के किनारे पर लटक गए, जैसे किसी ने जानबूझकर बाहर दिखाने के लिए छोड़ दिए हों। मैं पीछे हट गई। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। दोनों आदमी घबरा कर नीचे कूदे और भागने लगे। और भागते भागते उनमें से एक बोला, मैम, ये फ्लैट खाली था ना पहले? मैंने कहा, हाँ, क्यों? वो बोला, ये डक्ट अंदर से किसी ने बंद किया था, जैसे किसी को छुपाया हो। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैंने वेंट को कपड़े और टेप से ढक दिया। मैंने सोचा बस एक डक्ट है, पर आधी रात को टेप अपने आप फट गया और वेंट के अंदर से एक धीमी हंसी आई, बहुत धीमी, इतनी धीमी कि अगर आप ध्यान न दें तो आप सोचेंगे वो आपके दिमाग की आवाज है। मैंने उठकर लाइट ऑन की। लाइट जली और उसी लाइट में मैंने देखा वेंट के नीचे फर्श पर मिट्टी फैल गई थी, जैसे किसी ने अंदर से मिट्टी बाहर गिराई हो, और उस मिट्टी में टखनों के उल्टे निशान थे, पीछे की तरफ मुड़े हुए। मैंने अपने फोन से बिल्डिंग मैनेजर को कॉल किया। उसने कहा, मैम, रात में कोई नहीं आएगा, सुबह देखेंगे। मैंने कहा, आप नहीं समझ रहे। और तभी मेरे पीछे बेडरूम के दरवाजे पर चप्पल की आवाज आई, टक टक। मैं धीरे धीरे मुड़ी। मेरे बेडरूम का दरवाजा बंद था और दरवाजे के नीचे से लाल कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकला, जैसे कोई अंदर बैठकर पल्लू को बाहर धकेल रहा हो। मैं पीछे हटते हुए बोली, कौन है? और अंदर से मेरी ही आवाज आई, कौन है? मैंने अपने गले को पकड़ लिया। मेरी आवाज तो मेरे मुंह में थी, तो फिर ये कौन बोल रहा था? दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर मेरे कमरे की लाइट बुझी हुई थी, लेकिन कमरे के कोने में एक औरत बैठी थी। लाल साड़ी, गीले बाल, और उसकी उंगलियां मेरे ही बेड की चादर को कतर रही थी, जैसे नाखून से कपड़ा फाड़ती हो। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर मिट्टी में फिसल गए। मैं गिर गई और उसी पल बाल मेरे टखने पर लिपट गए, ठीक वैसे जैसे रस्सी। मैं घिसटती हुई बेडरूम की तरफ खिंचने लगी। मेरी हथेलियां फर्श पर रगड़ खा रही थी। मैंने चीखना चाहा, पर आवाज नहीं निकली, सिर्फ सांस और गले में दबाव। मैंने पास की मेज पकड़ने की कोशिश की। मेज अपने आप उलट गई और उसके साथ मेरे चेहरे पर ठंडी हवा पड़ी, जैसे कोई मेरे मुंह पर फूंक मार रहा हो। मैंने आखिरी कोशिश में दीवार पर लगे स्विच बोर्ड को पकड़कर खींचा। स्विच बोर्ड निकल आया, तार झूलने लगे और उसी झटके में कमरे की लाइट फ्लिकर हुई। उस 1 सेकंड की रोशनी में मैंने उसका चेहरा साफ देखा। उसका चेहरा मेरे जैसा था, मेरा ही चेहरा, पर आंखें पूरी काली और मुस्कान ऐसी जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम मेरी जगह। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर सब शांत। सुबह मैं सोसाइटी की लॉबी में बैठी थी। गार्ड ने पानी दिया। मेरे पैर पर गहरे नीले निशान थे, बालों के फंदे जैसे, और मेरी हथेलियां छिल गई थीं। मैनेजर आया। उसने कहा, मैम, रात में कोई अंदर नहीं आया, कैमरे में कुछ नहीं। मैं हंसी नहीं, मैं रोई भी नहीं। मैंने बस कहा, वेंट बंद करवा दो, हमेशा के लिए। वो बोला, हम पूरा डक्ट बदल देंगे। मैंने कहा, नहीं, बंद, सील, अभी। और जब वो लोग ऊपर गए डक्ट के अंदर से, फिर वही धीमी हंसी आई, और इस बार मेरी नहीं, आरजे मोनिका की आवाज में। आज की रात यहीं तक। मैंने सिर उठाया।
लॉबी के शीशे में अपना रिफ्लेक्शन देखा। मेरे पीछे लाल साड़ी का एक हल्का सा किनारा बस एक पल के लिए झूल गया। मैं आज भी उसी शहर में हूं, काम भी करती हूं, लेकिन अपने घर में मैं कभी भी वेंट के पास नहीं जाती। और दिसंबर की रातों में जब धुंध खिड़की के बाहर बैठती है, मुझे लगता है वो धुंध अंदर भी बैठ गई है। आरजे मोनिका, आज की रात यहीं तक। अगर आपके घर में भी कोई बंद जगह, डक्ट, स्टोर या सीलिंग अचानक सांस लेने लगे, तो उसे खोलने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि कुछ दरवाजे खुलते नहीं, कुछ दरवाजे खुनवाते हैं।